दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। जैसे जैसे आप इस कहानी के आगे के भाग सुनते जाएंगे और भी कहानी ये दिलचस्प होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। दरअसल यह सुझाव दिव्या ने ही वंश को दिया था कि वह उस घटना की खुद जांच करे और उसके ऊपर एक वीडियो बनाए। असल में इसके पीछे दिव्या का निजी स्वार्थ था, जिसके बारे में दिव्या ने वंश को भी नहीं बताया था। हमारे द्वारा किए हुए पाप हमारे आत्मा के साथ बन जाते हैं और उनका हिसाब भी इसी जन्म में हमको देना होता है। संजय ने काफ़ी साल पहले जिस पत्रकार को गायब करवाया था, वे दिव्या के चाचा थे। उस जिले की आम जनता की नज़र में संजय भले ही समाज सेवी और नेक दिल इंसान हो, लेकिन जिन परिवारों ने उसके जुल्म को सहा है, उसकी असलियत अच्छे से जानते थे और उन्हीं परिवारों में से एक दिव्या का परिवार भी था। दिव्या बचपन से ही संजय की असलियत अपने माँ बाप से सुनती हुई आई थी और वह संजय और उसके परिवार से बेइंतहा नफरत करती थी। जब वंश ने दिव्या को रात वाला किस्सा सुनाया तो दिव्या को अपने चाचा का बदला लेने का अवसर दिखाई दिया। दिव्या को पता था कि अगर उसे रोहन और संजय के विरुद्ध कुछ भी करना है तो पहले सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। दिव्या को यह भी बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर मनन और वंश पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता भी दे तो भी पुलिस कुछ नहीं करेगी और उल्टा इससे वे लोग अपने को ही खतरे में डाल देंगे। लेकिन दिव्या इस सुनहरे अवसर को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने वंश को यूट्यूब वीडियो बनाने का सुझाव दिया। क्योंकि वीडियो नहीं भी बने, लेकिन इसी बहाने सबूत इकट्ठा होने की तो संभावना थी। कभी कभी हमारी नफरत हमारे प्रेम के ऊपर हावी हो जाती है। दिव्या को इस बात का एहसास था कि वह वंश को ऐसा करने को कहकर खतरे में भी डाल सकती थी, लेकिन संजय के लिए नफरत के सामने वंश के लिए उसका प्यार हार गया। वंश और दिव्या अभी रेस्टोरेंट में ही बैठे थे और अपना खाना खत्म कर चुके थे। वंश कहता है, ठीक है तो फिर बताओ कहाँ से शुरू करना है। दिव्या कहती है, सबसे पहले तो हमें इस बात का पता करना पड़ेगा कि वह लड़की कौन थी। तुझे उस लड़की का चेहरा याद है क्या? वंश, पागल हो गई है क्या? उसका चेहरा तो हमें दिखाई भी नहीं दिया था। एक तो काफ़ी अंधेरा था और हमने पी रखी थी। वो तो उसके कपड़ों से हमें पता लगा कि वह लड़की थी। दिव्या, अरे टाइम बहुत हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। मैं कुछ सोचती हूँ और तू भी कुछ सोचना। घर जाकर कॉल करती हूँ फिर तुझसे। वंश कहता है, ठीक है। सान्या की मौत को एक पूरा हफ्ता हो गया था। सान्या के घर वालों ने सान्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी, पर अभी तक उन्हें सान्या के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। उन्हें तो अभी यह तक नहीं पता था कि वह जिंदा है या मर चुकी है। क्योंकि सान्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, इसलिए पुलिस ने यह कहकर उसके घर वालों को नकार दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। लड़कियों की गुमशुदगी के मामले में पुलिस का अक्सर यही रवैया होता है। फिर जब 2 दिन और बीत गए तो सान्या के घर वालों ने हंगामा किया, मीडिया में खबरें पहुंचाई, जिसकी वजह से पुलिस को उनकी रिपोर्ट दर्ज करनी ही पड़ी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सबसे पहले सान्या की फ़ोन लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, तो आखिरी लोकेशन सान्या के घर की ही आई। क्योंकि रोहन ने बड़े ही शातिर तरीके से पहले ही उसका उपाय कर दिया था, लेकिन फ़ोन रिकॉर्ड में भी रोहन का कोई जिक्र नहीं आया, जबकि पिछले 1 साल से सान्या की सबसे ज़्यादा बात रोहन से ही हुई थी। दरअसल यहाँ पर रोहन की किस्मत ने उसका साथ दिया, क्योंकि जब रोहन की सान्या से बात शुरू हुई थी तब रोहन ने यह नहीं सोचा था कि वह आगे चलकर सान्या का कत्ल कर देगा, लेकिन उसे सान्या से अपना रिश्ता अपनी पत्नी से छुपा कर रखना ही था और इसलिए उसने सान्या को पहले ही कह रखा था कि वो व्हाट्सएप पे ही कॉल किया करे और वह भी सान्या को सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही करता था। व्हाट्सएप कॉल का विवरण कभी भी कॉल रिकॉर्ड में नहीं आता और इसी कारण रोहन का नाम कॉल रिकॉर्ड में नहीं आया।
अगर सान्या रोहन की इस बात पर ही शक कर लेती तो शायद आज वो जिंदा होती, लेकिन उसकी याद में बचपन वाला रोहन ही बसा हुआ था और इसलिए वह उस पर शुरू से ही आंख बंद करके भरोसा करती थी। फिर पुलिस ने सान्या के दोस्तों, उसके साथ काम करने वाले लोगों और आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें फिर भी कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा था। सान्या के कुछ करीबी दोस्तों ने पुलिस को यह ज़रूर बताया कि उन्होंने कई बार सान्या को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखा था, लेकिन कोई भी यह पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि कौन था जिससे सान्या बात करती थी। दरअसल सान्या अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में गोपनीयता रखने में भरोसा रखती थी और इसलिए उसने रोहन के बारे में अपने दोस्तों और परिजनों को नहीं बताया था। इस गोपनीयता का एक और कारण यह भी था कि रोहन से पहले सान्या का जो बॉयफ्रेंड था, सान्या ने उसके बारे में सभी को बता रखा था। सान्या उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक दिन सान्या का वो बॉयफ्रेंड उसकी ही एक सहेली के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था और उस हादसे से सान्या को बहुत धक्का पहुंचा था और उसकी बहुत जग हंसाई भी हुई थी। उसके बाद उसने कई सालों तक किसी भी लड़के के साथ संबंध नहीं रखे थे। फिर उसके जीवन में रोहन आया और उसने ये निश्चय कर लिया था कि रोहन की यह बात वह किसी को नहीं बताएगी। लेकिन कहते हैं ना, कोई कितनी भी कोशिश कर ले पर प्यार छुपाए नहीं छुपता। सान्या के दोस्तों ने कई बार उसे किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखा था और जब भी इसके बारे में प्रश्न करते थे तो वह हमेशा बात टाल देती थी। पूछताछ में पुलिस को यह एहसास हो गया था कि सान्या के जीवन में कोई तो लड़का था और अब उनकी जांच का केंद्र यही लड़का बना हुआ था। प्रिय दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए इस कहानी में, क्योंकि बहुत से राज अभी खुलने बाकी थे। तो आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।